गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज है वो हमारा सोशल साइंस, है ना। अभी हमने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़े, इंग्लिश पढ़ी, मैथ्स पढ़े, लेकिन आज सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हम। तो हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है भारत के संसाधन, है ना। भारत के संसाधन, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, है ना। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, संसाधन से आशय, उसका महत्व और उसके प्रकार, है ना। कि संसाधन होता क्या है, उसका मानव जीवन में क्या महत्व है और संसाधन कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, है ना। मृदा की बनावट, मृदा कैसी बनी होती है, उसके प्रकार, वितरण मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है, और उसका संरक्षण, संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप, है ना। सॉइल फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। फिर अगला क्या पढ़ेंगे हम, जल, जल के स्रोत, जल, जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, देयर टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। फिर हमारा आता है वन, वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता एवं उनका संरक्षण। फॉरेस्ट, यूटिलिटी एंड कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर लास्ट क्या पढ़ेंगे, वन्य प्राणी, वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ, है ना। विलुप्त हो रहे प्राणी, है ना, मतलब जो विलुप्त हो रहे प्राणी, ऐसे 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 प्राणी, है ना, जो कि विलुप्त हो रहे, जो अब दिखाई नहीं देते हैं, है ना, जिनमें कमी आ रही है ना। जैसे पशु पक्षी, है ना। पशु पक्षी, एक समय ऐसा था जब पशु पक्षी बहुत सारे थे, लेकिन अब पशु पक्षी बहुत कम मात्रा में, पहले की तुलना में, ठीक है। तो कौन कौन से जानवर, कौन कौन से प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले चैप्टर की स्टार्ट करते हैं हमारा 1.1 से, ठीक है। तो देखिए, हमारा टॉपिक है संसाधन से आशय और उसका महत्व और प्रकार। तो देखिए, तो रिसर्च ऑफ मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप। क्या दे रखा है कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं, है ना। क्या किसे कहते हैं, मानवीय आवश्यकता। मानवीय आवश्यकता मतलब मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना, उनको पूरा करने के लिए, अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले, है ना, किसी कठिनाई का निवारण, किसी मुश्किल से निपटने के लिए, या निवारण में योग देने वाले या सहायता देने वाले या आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उसे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है ना। मतलब कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है ना। कोई सी वस्तु को या तत्व को तभी संसाधन हम कहते हैं जब उससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है ना। मतलब कोई सी भी वस्तु हो या तत्व हो जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तभी वो संसाधन कहलाएगा, क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की, जैसे जल एक संसाधन है ना, जैसे कि जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है ना। जल एक संसाधन है जो सभी के काम आता है। फिर खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक है, संसाधन कहलाते हैं, है ना। मानवों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक इसलिए संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो संसाधन समझ में आया, जैसे जल, है ना, मिट्टी, भूमि, ये सारे संसाधन है ना। एक तरीके से भूमि जो धरती होती है वो भी हमारा संसाधन ही है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर उस जगह पर रहते हैं, खेती करते हैं, हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए वो संसाधन है। जल हमारा संसाधन है क्योंकि पानी से हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। हमारे क्या, जीव जंतुओं के भी सारे कार्य पानी से होते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं, है ना। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं।
आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। आदिकाल मतलब प्राचीन काल में जो मनुष्य था पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। आज के जो संसाधन है वो उसे उपलब्ध नहीं थे। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया, है ना। मतलब फिर धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने प्रकृति के तत्वों को, है ना, प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया। आज संसार के वे देश अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन है ना। जिनके पास ज़्यादा साधन है, ज़्यादा संसाधन है, वो विकसित माने जाते हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है। जिसके पास ज़्यादा संसाधन है मतलब वो ज़्यादा विकसित है। इसलिए संसाधनों को हमारे जीवन में बड़ा महत्व है ना। संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो, है ना। जब वो मानव की आवश्यकता को पूरा करे तभी वो संसाधन कहलाएगा। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है ना। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। ठीक है, देखिए सर्कल बना है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है ना। भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु, ये सारे क्या प्राकृतिक संसाधन है। मतलब इनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ये प्रकृति ने हमको दिए है। ये जो संसाधन है ये प्रकृति ने हमको दिए है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, है ना। ये प्रकृति ने हमको दिए है। अब देखिए आगे, देखिए क्या दे रखा है। साधारणतया संसाधन प्राकृतिक होते हैं, है ना। साधारणतः संसाधन जो होते क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति की देन होते हैं। मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी है ना। प्रकृति ने दिए और मानव के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक संसाधन को संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है ना। अब प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने तो हमको दे दिए, अब उसको आपको संसाधन बनाना या नहीं बनाना वो आपके हाथों में है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश के शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। अब संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व, पुनः पूर्ति, वितरण एवं प्रयोग के आधार पर निम्नानुसार किया जा सकता है। मतलब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला आता है अपना व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि, है ना। किसी व्यक्ति की संपत्ति एक संसाधन हो गया, और स्वास्थ्य और दक्षता। फिर राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि, ये भी सब संसाधन है हमारे। विश्व संसाधन, मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। फिर आते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना, है ना। मतलब खाद का उपयोग तो आपने कर लिया है ना। खाद का उपयोग कर लिया है, खाद खत्म हो गया है, आपके खेत में डल गया है, लेकिन उसका फल आपको कब मिलेगा, आने वाले 4-5 सालों तक मिलेगा उसका लाभ। क्यों? क्योंकि खाद डल जाता है तो उसकी उर्वरक शक्ति को मजबूत बना देता है, वहाँ पर फसल अच्छे से होती है। फिर पुनः आपूर्ति संसाधन, एक बार उपयोगी संसाधन, वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पेट्रोल, कोयला आदि है, ठीक है ना। पेट्रोल एक बार जल गया तो ख़त्म हो गया, है ना। पेट्रोल को अगर एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसका बाद में आप उपयोग नहीं कर पाओगे। फिर बारंबार प्रयोग वाले संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग किया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा, है ना। लोहा, जैसे लोहे की कोई वस्तु बनी हुई है, आपने उसको यूज़ किया,
है ना, बहुत समय तक यूज़ किया, उसके बाद आपको वो वस्तु आपके यूज़ में नहीं आती है ना, आपके कोई काम की नहीं रहती, आप उसको बेच देते हैं। तो उसको बेचने के बाद जिसे भी आप बेचते हैं वो उसको फिर से गलाकर या उससे फिर से नए संसाधन बना लेता है। तो बारंबार उपयोग, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो रोटेशन जो चल रहा है लोहे का वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल इत्यादि, है ना। पानी का कितना ही उपयोग करो लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता। सौर ऊर्जा कितना ही यूज़ करो लेकिन कभी खत्म नहीं होता। फिर आता है वितरण के आधार पर संसाधन। सर्व सुलभ संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पर उपलब्ध होते हैं, जैसे वायु, मतलब सभी जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। सामान्य सुलभ संसाधन, जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि, है ना। हर जगह मिट्टी नहीं मिलती, मिलती है लेकिन हर जगह पर मिट्टी नहीं मिलती, और अच्छी मिट्टी तो हर जगह नहीं मिलती। कृषि योग्य भूमि, हर जगह की भूमि कृषि योग्य नहीं होती है। फिर विरल संसाधन, जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध है, यथा कोयला, सोना, यूरेनियम आदि, है ना। कोयला, जहाँ जहाँ कोयला पाया जाता है ऐसे स्थान बहुत कम है। सोना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हमें एक किसी विशेष स्थान पर मिलती हैं, सभी जगह पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। एकल संसाधन, जो संसाधन संसार में एक या दो स्थानों पर उपलब्ध है, यथा क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीन में मिलती है ना। यथा क्रोमोलाइट धातु, है ना, ये केवल ग्रीनलैंड में मिलती है, पूरे वर्ल्ड में केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। फिर आता है हमारा प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अप्रयुक्त संसाधन, संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता है तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं, है ना। जब संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता है तब तक उन्हें अप्रयुक्त, मतलब उनका प्रयोग नहीं किया आपने। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका उपयोग नहीं हो पाता, है ना। कुछ खनिज का हमें पता चल जाता है लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग नहीं करते। फिर अप्रयोजनीय संसाधन, वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता है, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई जगह जिसका प्रयोग हमें पता है कि हम इस समय पर उसका उपयोग नहीं कर सकते, है ना। हम सोचते हैं जैसे कि जंगल में जगह तो बहुत खाली पड़ी, लेकिन क्या हम वहाँ मकान बनाकर रह सकते हैं क्या, है ना। लेकिन अभी बना ही नहीं सकते, लेकिन भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीक या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है किंतु भविष्य में उपयोग होने की संभावना, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, है ना। अभी उपयोग तो नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है, बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। फिर आता है हमारा गुप्त संसाधन, जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ना हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण और प्रयोग मनुष्य को ज्ञात न थे तब तक एक गुप्त संसाधन की श्रेणी में था, है ना। मतलब जैसे पेट्रोल का पहले जब बाइक ही नहीं बनी थी, एक समय था जब बाइक ही नहीं बनी थी, पेट्रोल का यूज़ ही नहीं होता था, तब तक पेट्रोल मिलता था, है ना, हमें कच्चा तेल ज़रूर मिलता था, लेकिन हमें उसके गुणों के बारे में पता नहीं था। जैसे उसके गुणों के बारे में पता चला तो हमें उसकी महत्ता पता चली कि उसका महत्व कितना है मानव जीवन में। ठीक है, तो देखिए आज हमने संसाधन का वर्गीकरण पढ़ लिया, है ना। अब कल हम उसका मृदा की बनावट 1.2 पढ़ेंगे, है ना। कल हम 1.2 का अध्ययन करेंगे जिसके अंदर मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो जितना भी आपने पढ़ा इसको एक बार और आपको पढ़ना है। धन्यवाद।